नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। जैसा कि आपको पता है कि आप माध्यमिक कक्षा अर्थात हाई स्कूल का विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं, तो अपनी वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो संबंधी कोई भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और साथ में ही मैं आपको एक नंबर डिस्प्ले करा रही हूँ स्क्रीन पर, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप मैसेजेस के द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी लेसन या टॉपिक से रिलेटेड कोई परेशानी अगर आपको आ रही है तो वो आप हमसे इस नंबर के थ्रू पूछ सकते हैं। और हाँ, ये एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि आप हमारी इस वीडियो को उन विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए जो NIOS माध्यम बोर्ड से हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे हैं और साथ ही साथ अन्य किसी हिंदी बोर्ड माध्यम से परीक्षा दे रहे हैं, जिनसे कि उन्हें अध्ययन करने में सरलता हो सके। आज हम पढ़ेंगे मॉड्यूल 3 गतिमान वस्तुएं, यूनिट 9 गति और इसका वर्णन। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में क्या क्या पढ़ा। औसत चाल एवं औसत वेग के बारे में पढ़ा था। गति का हमने ग्राफी निरूपण कि ग्राफ में गति को कैसे शो करेंगे, स्थिति और समय के बीच ग्राफ कैसे बनाएंगे, वेग और समय के बीच में ग्राफ, त्वरित गति, त्वरण जिसे कि एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। असमान गति में गति के विभिन्न अंतरालों में वेग में परिवर्तन अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हमें इस कथन को समझने की जरूरत है कि असमान गति, पहले तो समझ लेंगे असमान गति क्या होती है। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि असमान गति में विभिन्न विभिन्न समयों पर जो गति होती है वो भिन्न भिन्न होती है, गति सेम नहीं होती है, तो उसे बोलते हैं असमान गति। यानी कि जो गति में परिवर्तन होता है वो समान दर से नहीं होता है जब, तो उसको बोलते हैं हम असमान गति। और असमान गति में भी क्या होता है कि विभिन्न अंतरालों में, जो समय के विभिन्न विभिन्न अंतराल होते हैं, उनमें जो वेग में परिवर्तन होता है वो भी अलग अलग होता है। वेग में परिवर्तन का अलग अलग होने से मतलब ये है, आप कहेंगे कि वेग में परिवर्तन भी होता है और अलग अलग भी होता है। वेग में परिवर्तन एक तो एक समान दर से होता है और एक होता है अलग अलग। तो अगर समय के विभिन्न विभिन्न बिंदुओं पर, जैसे पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, अगर वेग की जो परिवर्तन की दर है वो समान है तो उसे हम बोलेंगे कि समान परिवर्तन। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि वेग में परिवर्तन भी अलग अलग होता है, यानी कि वेग में परिवर्तन तो हो ही रहा है अलग अलग समय अंतरालों में, और वो जो परिवर्तन की दर है वो भी समान नहीं है। पहले अंतराल में वो वेग परिवर्तन की दर कुछ और थी, दूसरे अंतराल में वो अलग हो जाएगी। जैसे पहले केस में पहले सेकंड में माना कि वेग है 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, तो दूसरे सेकंड में हो जाएगा वो 15 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब ये समझ लीजिए आप कि वेग में परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन वो परिवर्तन भी अलग अलग समयों पर अलग अलग है। वो एक समान परिवर्तन नहीं है, एक समान दर से परिवर्तन नहीं हो रहा है। वो जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वो भी अलग अलग होता है। यानी कि असमान गति में गति के विभिन्न अंतरालों में, इनका कहने का मतलब यह है कि जो असमान गति होती है उसमें जो गति के विभिन्न अंतराल होते हैं, जो समय गति के विभिन्न अंतराल में जो समय के अलग अलग अंतराल होते हैं, उनमें जो वेग परिवर्तन होता है वो भी अलग अलग होता है। वेग परिवर्तन की जो दर होती है वो हर अंतराल में अलग होती है। समय के साथ वेग में इस तरीके का जो परिवर्तन होता है इसी को हम त्वरण कहते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया कि विभिन्न अंतरालों में वेग में परिवर्तन अलग अलग होगा। जो वेग में परिवर्तन अलग अलग होता है, जो पहले सेकंड में वेग कुछ और था, वेग में परिवर्तन की दर कुछ और थी, वेग परिवर्तित हो रहा था लेकिन वो एक समान दर से परिवर्तित हो रहा है, लेकिन दूसरे सेकंड में उसके परिवर्तन की दर बदल जाएगी। तो ये जो बदलाव है, जो परिवर्तन आता है एकदम से, इसी को हम कहते हैं त्वरण। इस प्रकार वेग में परिवर्तन को
वेग परिवर्तन के दौरान लगे समय से भाग देकर त्वरण ज्ञात किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा पॉइंट है ये त्वरण को ज्ञात कैसे करें, कैसे हम एक्सीलरेशन को निकालें। अगर कोई कहता है कि एक्सीलरेशन निकालें तो हम कैसे निकालें, तो इसके लिए हमें पता होनी चाहिए दो चीजें। एक तो वेग परिवर्तन के दौरान लगे समय से भाग देके, यानी कि एक हमें पता होना चाहिए कि वेग में परिवर्तन कितना हुआ है और उसमें समय कितना लगा है, उस परिवर्तन में कितना समय लगा है। तो वेग में परिवर्तन हम निकाल लेंगे और उस परिवर्तन में लगे समय को हम निकाल लेंगे और उसके माध्यम से हम लोग एक्सेलरेशन या त्वरण को ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब त्वरण का एक सूत्र होता है जिसे आप याद कर लीजिए, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बट्टे लगा समय। जो अभी हमने आपको ऊपर की परिभाषा में बताया उसी से ये फॉर्मूला बना है कि वेग में परिवर्तन को उस परिवर्तन में लगे समय से, तो हमें वेग में परिवर्तन पता होना चाहिए, उसमें लगा समय पता होना चाहिए, तो हम अपने त्वरण को ज्ञात कर सकते हैं। इसकी जो इकाई होती है, इसकी जो यूनिट होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। हमें पता था कि वेग की इकाई क्या थी, मीटर प्रति सेकंड, लेकिन जो त्वरण की इकाई होती है वो होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सेकंड के संग एक और मल्टीप्लाई हो गया है, वहां पे सेकंड की घात 1 थी, यहाँ पे सेकंड की घात 2 है बस। त्वरण में दिशा होती है, इसकी दिशा वेग में परिवर्तन की दिशा की ओर होती है। त्वरण भी एक सदिश राशि है, इसमें दिशा होती है और इसकी दिशा वही होती है जो वेग में परिवर्तन की दिशा होती है। जिस दिशा में वेग में परिवर्तन हो रहा है उसी दिशा में त्वरण होगा। और वेग में परिवर्तन की दिशा क्या होती है, जो विस्थापन की दिशा होती है। तो विस्थापन भी सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है और त्वरण भी सदिश राशि है। अब हम मानते हैं कि 2 सेकंड में किसी वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से बदलकर 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया, उसमें हम ये बता रहे हैं कोई एक वस्तु गतिमान है जो कि 2 सेकंड में, जिसका 2 सेकंड में वेग बदलकर 10 मीटर प्रति सेकंड से बदलकर 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो यहाँ पे त्वरण होगा क्योंकि वेग में परिवर्तन हो गया है। अब देखिए ये लाइन से समझिए आप, ये देखिए ये सेकंड है, ये 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ठीक है। तो अभी जैसे हमने ऊपर बताया 2 सेकंड में यहाँ दिखाया गया कि 2 सेकंड मतलब पहला सेकंड ये था, दूसरा सेकंड ये था, तीसरा सेकंड ये था, तो ये अंतराल 1 सेकंड और ये वाला अंतराल दूसरा सेकंड। तो 2 सेकंड में यानी कि इससे यहाँ और इससे यहाँ 2 सेकंड में वेग जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड या 10 मीटर सेकंड की घात -1 से बढ़कर 30 मीटर सेकंड की घात -1 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया है। तो यहाँ पर त्वरण होगा क्योंकि अब त्वरण का फॉर्मूला था वेग में परिवर्तन। अभी हमने बताया कि 10 मीटर प्रति सेकंड से बदलकर वेग 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया है, कितने समय में, 2 सेकंड में। पहला सेकंड ये था और दूसरा सेकंड ये था। तो पहले हम निकाल लेंगे वेग में परिवर्तन कितना हुआ है, फॉर्मूला के हिसाब से वेग में परिवर्तन, यानी कि कैसे निकलेगा परिवर्तन, ये 30 मीटर प्रति सेकंड था, ये 10 मीटर प्रति सेकंड था, तो 30 में से अगर 10 को माइनस कर देंगे तो इसके बीच का अंतराल निकल जाएगा वेग परिवर्तन। तो 30 मीटर प्रति सेकंड माइनस 10 मीटर प्रति सेकंड डिवाइडेड बाई, यानी कि बटा समय कितना है, लगा समय, इस परिवर्तन में कितना समय लगा है, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तो नीचे लिख दिया 2.0, मतलब 2 भी लिख सकते हैं, 2 सेकंड। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 30 माइनस 10 20 बट्टे 2 यानी कि 10। अब हमने बताया था कि त्वरण की जो इकाई थी वो थी मीटर प्रति सेकंड की घात 2, तो ये लिखिए 10 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे फिर से इन्होंने ऊपर लेके आए हैं प्रति, यानी कि इन्होंने बट्टे का जो निशान था डिवाइडेड बाई इसको हटा दिया है, डिवाइड हटाएंगे तो सेकंड ऊपर जाएगा, तो नीचे उसकी घात 2 थी तो ऊपर जाके मतलब -2 हो जाएगी। इस चीज को लेकर आप कंफ्यूज ना हो। इसका मतलब ये है कि वस्तु जो है वेग में परिवर्तन की दिशा में ही त्वरित है और प्रत्येक सेकंड में इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अभी हमने पीछे लाइन में देखा, अब हम ये भी आपको फिर से बताती हूँ। मैं आपको ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक सेकंड में जो वेग है वो 10 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए आप फिर से, पहला सेकंड ये था 0 से 1 सेकंड, पहले सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा, ये दूसरा सेकंड था, दूसरे सेकंड में 10 से 20 हुआ, ठीक है, तीसरे सेकंड में 20 से 30 हुआ, तो यानी कि पहले वाले सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग था, दूसरे में बढ़ के 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया, तीसरे तो जो है 10 यहाँ था, 20 यहाँ था, 30 यहाँ था, तो 10 मीटर प्रति सेकंड
की दर से बढ़ रहा है। पहले सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड था, दूसरे में 20 मीटर, यानी कि हर गैप में 10 मीटर प्रति सेकंड वेग बढ़ गया है हर सेकंड में। तो यही यहाँ पे बताने का मतलब है कि इसका मतलब है कि वस्तु की जो दिशा है वो वस्तु के वेग परिवर्तन की दिशा में ही त्वरित है, और प्रत्येक सेकंड में इसका जो वेग है वो 10 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि गति के दौरान किसी वस्तु का त्वरण नियत रहता है, फिर से समझिए, यदि गति के दौरान किसी वस्तु का त्वरण नियत रहता है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है। अब हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा कि पहले सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे सेकंड में उसका वेग बदल के हो गया 20 मीटर सेकंड, तीसरे में हो गया 30 मीटर प्रति सेकंड। तो अगर हम तीनों गैप के लिए त्वरण निकालेंगे तो त्वरण निकालने का तरीका तो आपको पता चल ही गया कि वेग में जो परिवर्तन हुआ है वो उसमें जो लगाया समय वो, तो पहले सेकंड का अगर आप निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 10 माइनस 0 बट्टे 1 सेकेंड। तो 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण निकल जाएगा। दूसरे सेकंड में आप निकालेंगे तो 10 था, 10 से 20 हुआ, तो 20 माइनस 10 बट्टे 1, तो 20 माइनस 10 फिर से 10 हो जाएगा। तो हर केस में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही उसका त्वरण है। तो यानी कि त्वरण जो है वो नियत है, हर सेकंड में, हर समय अंतराल में उसका त्वरण समान बना हुआ है। पिछले वाले एग्जाम्पल में आप निकाल के भी देखिए, हर सेकंड के लिए आपको मिलेगा कि हर समय अंतराल में जो उसका त्वरण है वो समान बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है, उसका जो एक्सेलरेशन है वो समान बना हुआ है, वो हर समय अंतराल में बदल नहीं रहा है। इस तरह की गति के लिए जो वेग और समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है। तो ये क्योंकि एक त्वरण एक समान है इसमें, तो ये बता रहे हैं कि इस प्रकार की जो गति होगी जिसमें कि एक समान त्वरण से गतिशील होगी वस्तु, तो उस केस में भी हमें वेग और समय के बीच का जो ग्राफ होगा वो एक सरल रेखा के रूप में मिलेगा, जो कि समय के अक्ष के साथ झुकी होती है। समय का अक्ष मतलब समय हम कौन सा एक्स पे लेते हैं, कौन से एक्सिस पे लेते हैं, एक्स अक्ष पे, तो उसके साथ झुकी हुई होती है। तो हमें दिख ही रहा है। दिए गए समयांतराल में यदि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से ज्यादा होता है तो त्वरण धनात्मक होगा। अब आपको पता है त्वरण डिपेंड कर रहा है जो वेग में परिवर्तन हुआ है बट्टे उस परिवर्तन में जो समय लगा है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पहला वाला वेग की वैल्यू अगर दूसरे वाले जो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं कि जो अगर जो अंतिम वेग, अंतिम मतलब बता रहे हैं कि जो हम आगे चलते चले जाते हैं, तो अगर हम दो वेग की बात कर रहे हैं, पहला 10 मीटर प्रति सेकंड, दूसरा 20 मीटर प्रति सेकंड, तो अगर अंतिम वेग हो गया इसमें 20 मीटर प्रति सेकंड, तो अंतिम वेग अगर प्रारंभिक वेग से ज्यादा है तो ऑब्वियस सा है कि त्वरण भी धनात्मक ही आएगा, पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि जो हम घटाएंगे तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, प्लस आएगा, धनात्मक आएगा, और उसको अगर समय से भाग देंगे तो भी हमारा त्वरण धनात्मक ही होगा। ये एक समान, ये जो ग्राफ है ये एक समान त्वरण से गतिशील एक वस्तु का वेग समय ग्राफ है, जो मैंने अभी पिछले एग्जाम्पल में आपको जो दिखाई थी, वेग और समय के बीच का संबंध, तो ये होगा वो, क्योंकि उसमें त्वरण जो है वो समान आ रहा है कि समान समय अंतरालों में वेग में परिवर्तन भी समान है। दूसरी परिस्थिति ऐसी भी हो सकती है जबकि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग की तुलना में कम हो, तब त्वरण ऋणात्मक होता है। अब एक केस ऐसा भी हो सकता है, हमने बताया पहले उसका त्वरण था त्वरण नहीं, सॉरी, पहले उसका वेग था 10 मीटर प्रति सेकंड और दूसरे सेकंड में उसका वेग हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। तो अब हम अगर 5 माइनस 10 करेंगे तो आंसर आएगा -5 बट्टे उसमें लगा हुआ समय, तो जो भाग दे के भी आंसर आएगा माइनस में आएगा। तो यही बता रहे हैं कि अगर अंतिम वाला वेग कम है पहले वाले वेग से, तो जो हमारा त्वरण आएगा वो ऋणात्मक आएगा। जब किसी वस्तु का वेग स्थिर होता है तो त्वरण शून्य होगा। बिल्कुल सही बात है, त्वरण निकलेगा ही तब जब अलग अलग समय में वेग अलग अलग होगा, वेग में परिवर्तन जो होगा वो भी अलग अलग होगा। लेकिन अगर किसी वस्तु का वेग ही स्थिर है तो त्वरण तो जीरो होगा ही होगा, क्योंकि वेग स्थिर का मतलब हो गया वेग में कोई परिवर्तन नहीं है। तो जो त्वरण के फार्मूले में ऊपर वाला यानी कि जो बट्टे के ऊपर वाला हिस्सा होगा वो होगा शून्य, तो आंसर भी शून्य आएगा। यानी कि त्वरण के लिए वेग में परिवर्तन होना जरूरी है, इसीलिए एक समान गति के लिए त्वरण शून्य होगा जबकि असमान गति के लिए त्वरण शून्य नहीं होगा। तो ये हम अभी पिछले अध्ययन से भी हमें पता चला कि जब एक समान गति होगी यानी कि जो वेग परिवर्तन की दर है वो अगर समान होगी, समान बनी रहेगी लास्ट तक,
तो त्वरण नहीं होगा। त्वरण कब आएगा पिक्चर में? जबकि वेग में परिवर्तन भी अलग अलग समयों पर अलग अलग होगा। वेग परिवर्तन भी अगर समान बना हुआ है तो वो एक समान गति है। वेग में परिवर्तन जो होना चाहिए वो भी विभिन्न विभिन्न समयों पर भिन्न भिन्न होना चाहिए, तभी उसको त्वरण कहेंगे। चित्र में दिए गए वेग समय ग्राफ के आधार पर दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। ये एक प्रॉब्लम है जिसको हम देखते हैं। ये वेग और ये समय देखिए, ठीक है, वेग और समय का एक ग्राफ है। ये 0, ये 10 मीटर प्रति सेकंड, ये 20 मीटर प्रति सेकंड। ये समय है, ये 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25, 30, 35। ठीक है, तो एक वस्तु ने चलना प्रारंभ किया, किस वेग से? एक वेग लिया उसने कोई, वो चली। तो देखिए हम ये कहेंगे कि 0 से लेकर a तक एक समान गति से वो चली, यानी कि उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे, यहां से लेकर 15 तक, देखिए अब अगर हम 0 से ये 0, ये a, ठीक है, तो 15, 0 से 15 सेकंड के बीच में वेग परिवर्तन अगर हम त्वरण निकालेंगे, सॉरी, 0 से 15 के बीच में त्वरण निकालेंगे, तो देखिए त्वरण क्या होगा। जो वेग में परिवर्तन हुआ है, यहाँ 0 था, यहाँ 20 मीटर प्रति सेकंड, तो 20 माइनस 0 बटे 15। मैं जस्ट आपको समझा रही हूँ। चलिए अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं कि चित्र में दिए गए वेग समय ग्राफ के आधार पर दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है। ये ग्राफ दिया हुआ है, आपको दूरी और विस्थापन इससे निकालना है कि कितनी दूरी तय की है और विस्थापन कितना हुआ है। अब आपको दूरी और विस्थापन का अंतर मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, तो वहां जाके आप एक बार देख लीजिएगा अगर आपको याद नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अभी पिछले वीडियो में मैं ये भी देखा था कि दूरी हम कैसे निकालते हैं और विस्थापन कैसे निकालते हैं। ये जो कवर्ड एरिया होता है ये ग्राफ के थ्रू, ये वाला। हाँ, अब हम सबसे पहले बात करें तय की गई दूरी। तो तय की गई दूरी अगर इस ग्राफ के केस में है तो सीधे सीधे आपको करना यह है कि ओ त्रिभुज, ये देखिए त्रिभुज का निशान बनाया हुआ है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। अभी पिछले वीडियो में भी हमने ये किया था, हमने विस्थापन निकाला था, उसी तरह हम यहाँ पे भी निकाल रहे हैं। पहले तय की गई दूरी निकाल रहे हैं। तो तय की गई जो दूरी है वो निकालने के लिए इस ग्राफ में हमें, ये जो हमारा समय और वेग का ग्राफ है, इसमें हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारी तय की गई दूरी निकल आएगी। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें तो ये देखिए त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2। ये देखिए 1/2 आधार, आधार मतलब इस त्रिभुज का आधार ये है, यानी कि कितनी वैल्यू है इसकी? 25। केवल हम वैल्यू ले रहे हैं, अभी मात्रक की बात नहीं कर रहे हैं। तो 25 सेकंड था ये, तो 25 गुणा लंब, इस पे जो लंब है इसकी ऊंचाई देखिए कितनी है, यहां से देखिए 20 मीटर प्रति सेकंड, मात्रक छोड़ते हैं तो 1/2 आधार गुणा इस पे जो लंब है वो। ठीक है, तो बस अब क्योंकि ये आप देख रहे हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसलिए हम इसमें आधार गुणा लंब लेके इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप सरल तरीका समझिए, आधार गुणा लंब। तो आधार 25 गुणा 20, ये देखिए 1/2 25 गुणा 20 प्लस BCD, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल कितना होगा? आधार, अब आधार देखिए, अभी आप 35 नहीं लिख दीजिएगा इसमें, अब यहां से यहां तक है इसका आधार, यानी 25 से 30 5 सेकंड हुए और 30 से 35 5 सेकंड हुए, तो 5 सेकंड, हर खाना 5 सेकंड है, तो 5 सेकंड और 5 सेकंड 10 सेकंड, तो 10 गुणा इस पे जो लंब है ये रहा, इस लंब की ऊंचाई कितनी है यहां से देखेंगे अगर आप? 20। ठीक है, 20, ये 20 मीटर प्रति सेकंड, ये भी वेग है माइनस में, जो हम ऋणात्मक वेग कहते हैं, ऋणात्मक डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ये हुआ, तो इसकी वैल्यू ऐसे निकल जाएगी 10 गुणा 20। ठीक है, देखिए 250 प्लस 100 350 मीटर। तो ये तो आ गई तय की गई दूरी। तो सबसे पहली बात, तय की गई दूरी होगी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकल गई, इतने मीटर, 350 मीटर की दूरी उसने तय की। अब हम बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन आपको पता होगा, विस्थापन एक सरल रेखा पे चली गई
न्यूनतम दूरी होती थी। आपको अगर याद होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक सरल रेखी जो गति होती थी, सीधी रेखा में जो मिनिमम उसकी डिस्टेंस होती थी वही विस्थापन होता था। जबकि दूरी होती थी अलग अलग पाथ की लंबाई, जिस जिस पाथ को फॉलो करेगा उसकी लंबाई। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे विस्थापन की। देखिए विस्थापन के लिए हमें करेंगे ये कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे जैसे अभी पहले निकाला था, और माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमने एओबी का हमने पहले निकाल लिया था, बताने की जरूरत नहीं है। तो एओबी का क्षेत्रफल माइनस इसका क्षेत्रफल, देखिए 1/2 25 × 20, यही चीज करी हमने। 25 सेकंड थे ये यहाँ तक, हर खाना 5 का, और ये 20, हर खाना 10 का। उसी तरह ये 2 खाने तो 5, ये 2 खाने, एक खाना 10 का, दूसरा खाना 20 का, तो 20। तो ये निकल गया हमारा, ये निकल गया 150 मीटर हमारा विस्थापन निकल गया। ठीक है, अब आप सोचोगे कि दूरी और विस्थापन कम क्यों निकला? विस्थापन कम इसलिए निकला कि पहले कोई वस्तु गई, ठीक है, चली, उसके बाद वो कुछ दूरी तक चलती चली गई, उसके बाद वो वापस आई। इस ढंग से समझिए उस चीज को। ठीक है, पहले वो एक स्पीड से गई, फिर वो वापस आई दूसरे स्पीड से। तो दूरी तो उसकी जितनी वो गई और प्लस वापस आई, पूरी दूरी तय की है उसने। लेकिन विस्थापन जो है, विस्थापन केवल हमें पता है कि उसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की दूरी पर निर्भर करता है। तो वो जो वापस आई उसको हमने इसलिए माइनस किया है। देखिए एक तरह से इस ढंग से आप समझिए, कोई ए से सी तक गई और सी से फिर वापस, ए बी सी पॉइंट थे, ए से सी गई और सी से फिर बी आ गई। ये देखिए कोई वस्तु ओ से ए गई, ए से बी गई, ठीक है, उसके बाद फिर से वापस आई, ये जो है ये वापस आने वाला एरिया है। ठीक है, कि वो वापस आई, इसलिए वेग यहाँ पे माइनस में है क्योंकि वो वापस आ रही है। ठीक है, बैक हो रही है, तो वो माइनस कर देते हैं हम उस चीज को। ठीक है, तो माइनस कर देंगे विस्थापन के लिए, क्योंकि वो अब पहुंची जहां पे है फाइनली, वो हो गया उसका विस्थापन। प्रारंभिक से पहुंची तो अल्टीमेटली वो वहां है ना, चाहे वो कितना ही लंबा घूम के आई, लेकिन वो जहां पहुंची है अंतिम और प्रारंभिक बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है विस्थापन, इसीलिए यहाँ पे हमने माइनस किया है। अब ये हमारा एक वेग और समय का ग्राफ है। देखिए वेग समय ग्राफ से त्वरण समय ग्राफ, अब ये वेग और समय का ग्राफ है। इससे अगर हमें कहा जाए कि एक आप त्वरण का ग्राफ बनाइए, अब वेग और समय हमारे पास, वेग समय की वैल्यूज हैं यहाँ पे सारी, अब हम इससे एक त्वरण का ग्राफ बना देंगे। देखिए तो पहले तो हम जहां जहां पे वेग में परिवर्तन आया है, देखिए यहां तक परिवर्तन की दर सेम थी, सरल रेखा है, सेम थी, यहां पहुंची, यहां से फिर उसका वेग परिवर्तन की दर कुछ और हो गई, मतलब वेग तो यहाँ पे बदल रहा है, लेकिन उसका रेट ऑफ चेंज जो है, बदलने की दर वो समान है, इसलिए समान सरल रेखा है ये। देखिए उसी तरह यहाँ भी एक ही रेट से बदल रहा है। तो एक तो वेग परिवर्तन की दर यहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग है, तो ये बताएंगे हम कि यहाँ पे वेग कितना है, यहाँ पे वेग कितना है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट पे वेग परिवर्तित हो रहा है। तो दिए गए ग्राफ से समय अंतराल 0 से 10 सेकंड, दिए गए ग्राफ से समय अंतराल 0 से 10 सेकंड के लिए त्वरण, जीरो पहले हम निकालेंगे 0 से लेकर 10 सेकंड तक क्या त्वरण था। तो हमें पता है त्वरण का फार्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन, जो वेग परिवर्तन हुआ है यहाँ पे 15 मीटर प्रति सेकंड है, देखिए, और यहाँ पे कितना है 0। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, 15 माइनस 0। देखिए फॉर्मूला त्वरण का 15 माइनस 0 बट्टे समय अंतराल, समय कितना लगा है 0 से 10 हुआ है, तो समय कितना लगा 10 माइनस 0, 10 माइनस 0। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 बट्टे 10 यानी कि 1.5, 1.5 मीटर प्रति सेकंड की घात 2, या मीटर सेकंड की घात माइनस 2। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे 10 से 20 में त्वरण, यहाँ पे इसका वेग ये था और यहाँ पे इसका वेग ये है। तो अभी इसमें हम निकालेंगे तो यहाँ वाला वेग और यहाँ वाला वेग, यहाँ पे कितना है देखिए वेग सामने 20 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे 15 मीटर प्रति सेकंड। तो 10 से 20 की बात अगर हम कर रहे हैं, 10 से 20 और 20 से 30 के लिए त्वरण जो है वो समान है। ये देखिए समान क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वेग में परिवर्तन यहाँ भी समान हो रहा है। देखिए कहीं बदलाव नहीं आया, यहाँ पे अगर चेंज हो जाता तो तुरंत समय, यहाँ पे भी अगर एक पॉइंट हमें मिलता है, यहाँ से कोई डायरेक्शन बदलती, लेकिन देखिए यहाँ पर से ये सीधे गया इस पॉइंट पे, यानी कि
इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक त्वरण समान है। ऐसे ही बात करेंगे इससे लेकर इस तक हमारा त्वरण समान है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है त्वरण यानी कि समान है ये, क्योंकि वेग में जो परिवर्तन हो रहा है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वेग में जो परिवर्तन है वो समान गति से समान अंतराल में चेंज हो रहा है, इसलिए सरल रेखा मिली। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से लेकर 10 और 20 और 20 और 30 के बीच में जो त्वरण है वो समान है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, अब हम 30 और 10 के बीच बात करेंगे कि दो पॉइंट हमें चेंज वाले जो है हम यहाँ मिले हैं। ठीक है, तो अगर हम 30 और 20 के बीच त्वरण निकालें तो यहाँ पे वेग है 20 मीटर प्रति सेकंड और 10 पे वेग है 15 मीटर सेकंड। तो अंतर इन दोनों का वेग परिवर्तन कितना हो गया 20 माइनस 15। देखिए 20 माइनस 15 बट्टे समय परिवर्तन, समय अंतराल कितना है 30 माइनस 10, 10 से 30 हुआ है तो 30 माइनस 10, ये देखिए तो 0.25 मीटर प्रति सेकंड की घात 2। अब समय अंतराल 30 से 40 की बात करते हैं। देखिए 30 से 40 में हमें पता चल रहा है कि 30 और 40 के बीच क्या है यहाँ पे। अब सोचिए थोड़ा सा इस चीज को, अगर हम 30 से 40 के बीच की बात करें तो हमारा समय तो परिवर्तित हुआ है, लेकिन जो वेग है वेग 20 ही रहा। देखिए इसमें भी 20 और इस पॉइंट पे भी अगर सीधे लाइन लेके 20 मीटर प्रति सेकंड, तो 30 पर भी 20 मीटर प्रति सेकंड है और 40 पर भी 20 मीटर प्रति सेकंड। तो अगर चलिए यहाँ के लिए अब त्वरण निकालते हैं, कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे वेग है 20, यहाँ पे भी वेग है 20, तो 20 माइनस 20 देखिए लिख दिया, और समय अंतराल 40 माइनस 30 यानी कि 10। तो यहाँ हमने लिखा है 40 माइनस 30, तो 0/10 आंसर होगा 0। तो यहाँ पे त्वरण 0 होगा। वही चीज है कि अगर वेग समान बना हुआ है तो उस कंडीशन में त्वरण 0 होता है। वेग में परिवर्तन होना जरूरी है त्वरण के लिए। समय अंतराल 40 से 50 की बात करते हैं, इसमें हम त्वरण निकालते हैं। हमें दिख रहा है 40 से 50 और 50 से 60। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई पॉइंट नहीं लिया क्योंकि ये एक सरल रेखा के माध्यम से मिल गया है, तो हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पे जो वेग परिवर्तन हो रहा है उसकी दर समान है। ठीक है, तो वेग परिवर्तन की दर समान है, यहाँ पर वेग एक समान वेग से बढ़ के आया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो 40 से 50 60 की बात करते हैं, तो 40 से 50 के केस में के लिए समय अंतराल 50 से 60 सेकंड के लिए त्वरण समान है, इसलिए त्वरण निकालते हैं हम 40 से 50 के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं आया है तो हम मान रहे हैं कि इस पे त्वरण समान होगा, इस पे और इस पे। तो एक ही निकाल लेते हैं हम 60 से 50 के लिए, सॉरी 60 से 40 के लिए हम 40 से 60 के लिए त्वरण निकाल लेते हैं। तो फिर वही चीज होगी कि वेग में परिवर्तन 30, यहाँ पे 30 है देखिए सामने 30 मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पे 40 पे कितना है 20, तो 30 माइनस 20 देखिए यहाँ पे 30 माइनस 20 बट्टे समय कितना लगा 60 माइनस 40, 60 में 20, तो 10/20 बराबर 0.5 मीटर प्रति सेकंड की घात 2। तो इस वैल्यू 40 से 60 के बीच में जो त्वरण रहेगा वो 0.5 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 रहेगा। तो अब उन डिफरेंट समय पे हमने त्वरण के वैल्यूज निकाल लिए हैं। देखिए तो 0 से 10 सेकंड, अब पीछे आप जाके देखिएगा 0 से 10 सेकंड में 1.5 आया था हमारा त्वरण। 0 से 10 सेकंड के लिए जो त्वरण था 1.5 मीटर प्रति सेकंड की घात 2, 10 से 20 के लिए 0.2 मीटर प्रति सेकंड की घात 2, 20 से 30 के लिए 0.2 मीटर प्रति सेकंड की घात 2, 30 से 40 में हमने बताया था सीधी लाइन आई थी, वहां पे त्वरण 0 था। 40 से 50 और 50 से 60 हमने बोला था वहां पे त्वरण एक सा रहेगा, क्योंकि वेग जो है एक सरल रेखा में जा रहा है, समान वेग परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो वहां से वहां तक स्ट्रेट लाइन थी, इसलिए हम मानते हैं कि त्वरण समान था। तो जहां भी स्ट्रेट लाइन से डेविएट करेगा, थोड़ा विचलित होगा, वहां पे त्वरण होगा। अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है तो त्वरण समान होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का मतलब है सरल रेखा में अगर ग्राफ आ रहा है, लेकिन जो एक केस ये वाला था 0 वाला, जबकि वेग की वैल्यू समान थी। ठीक है, तो जब वेग और समय का ग्राफ एक सरल रेखा मिलेगा तो वहां पे त्वरण समान होगा। त्वरण के लिए वेग में परिवर्तन की दर अलग अलग समय अंतरालों पर भिन्न भिन्न होनी चाहिए।
अब इसका हम त्वरण समय ग्राफ खींच लेते हैं। वहां पे जो था हमारा था समय और वेग का ग्राफ, उस समय और वेग के ग्राफ से हमें त्वरण निकाल लिया। ये देखिए त्वरण निकाल लिया। अब हमारे पास त्वरण और समय, अब देखिए हमने समय एक्स एक्सिस पे दिया वही 10, 20, 30, 40 जैसे पिछले ग्राफ में दिया था। अब लेकिन इस वाले अक्ष पर वाई अक्ष पर हमने वेग की जगह त्वरण लिख दिया। त्वरण के मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड की घात 2 या मीटर सेकंड की घात -2। ठीक है, तो देखिए 10, यहां से आप देखिए 0 से 10 1.5, तो 0 से 10 1.5। ठीक है, तो देखिए ये रहा 1.5। अब आप इसमें सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू देख लीजिए इस वाले उसमें, 0 के बाद 0.25, उसके बाद 0.5, उसके बाद 1.5, बस। तो हम 0.25, फिर उसका डबल 0.5, फिर उसमें हर खाना 0.25 के बराबर है। ये 0.25 प्लस 0.25 में 0.25 और ऐड करेंगे 0.5 हो जाएगा, फिर 0.5 में 0.25 और ऐड करेंगे 0.75। इसी तरह से ऐड करते करते हम 1.5 तक पहुंच जाएंगे, जो कि इस वाली सारणी में सबसे उच्चतम वैल्यू है और सबसे निम्न वैल्यू 0 है। तो देखिए 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5। तो हम अब 0 से 10, देखिए 0 से 10 सेकंड में समय अंतराल में कितना है त्वरण 1.5, तो 1.5 हमारा सबसे ऊपर वाला है। ठीक है, तो ये हमने एक लाइन बनाई जो कि यहाँ, ये देखिए। ठीक है, तो ये खाना बनाया हमने, ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे 10 तक, केवल 10 सेकंड तक ये ड्रॉ करी। दूसरा केस 10 से 20। अब 10 से 20 में त्वरण की वैल्यू क्या है 0.25, यानी कि 0.25 तो देखिए यहाँ पे ये रहा। तो 10 से 20 में हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 20 से 30 में भी 0.25, 20 से 30 में भी 0.5, तो फिर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसे 30 से 40 पे 0, 30 से 40 पे 0, तो 0 आपको पता है 0, 0 मतलब त्वरण 0, त्वरण ये है, ये वाली लाइन त्वरण है। तो त्वरण का 0 कहाँ है, ये। तो यानी कि त्वरण का 0 इसी वाले एक्सिस पे आएगा। तो देखिए ये 0 को शो कर रहा है यहाँ पे। 30 से 40 सेकंड में त्वरण 0 है। 40 से 50 और 50 से 60 में 0.5, 40 से 50 और 50 से 60 में ये देखिए 0.5, तो ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो आपको सारी ऊपर वाली लाइनें मिल जाएंगी, तो आप उन सबको फिर मिलाते चलिए। इसके ऊपर वाले पॉइंट से इसके पहले पॉइंट को, ये दोनों तो हमें मिली गई थी, लाइन सेम था। फिर इसके लास्ट पॉइंट है इसके पहले वाले पॉइंट को, फिर इस वाली लाइन के लास्ट पॉइंट से नेक्स्ट वाले के पहले पॉइंट को, और ये तो पूरा समान था ही। तो ये मिल गया हमें त्वरण का ग्राफ। समय त्वरण ग्राफ किसकी सहायता से, समय वेग ग्राफ की सहायता से। अगर आपकी इस वीडियो से लेके कोई भी, इस टॉपिक से लेके कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7895860757 पर उसको मैसेज कर सकते हैं, और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसे दूर करेंगे। धन्यवाद।